रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट। देखो, ड्यूअल नेचर के अंदर बच्चों सबसे पहले हम आप सब नहीं करना है क्योंकि हम ड्यूअल नेचर भी पढ़ चुके हैं। तो ड्यूअल नेचर को थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं अच्छे से, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। तुम बताओगे ड्यूअल नेचर के अंदर हम क्या क्या पढ़ते थे भाई, बताओ सबसे पहले। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। दिख रही है। यस सर। बताओ ड्यूअल फोटो नेचर में हम इलेक्ट्रिक क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे भी पहले कुछ हाँ वो एमिशंस वगैरह तो पढ़ते ही है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन जो सबसे मेन है वो क्या है बताओ? E is equals to 5 plus kinetic energy maximum. बिल्कुल, सारे बोलेंगे भाई E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी Maximum. मेरे को मेरी ही आवाज सुनाई दे रही है बस, है भाई? ई क्या होता है कौन बताएगा? ई मतलब ई मतलब एनर्जी। और एच क्या था हमारे पास? सॉरी, फाइव क्या है? वर्क फंक्शन। Work function. Work function. जिसका माइक से इको हो रही है बच्चे वो रीजॉइन कर ले एक बारी। और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पता ही है। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला भी होता था, वो क्या होता था बताओ फटाफट? ई की जगह क्या लिखते थे? H nu is equals to H nu naught plus ES. Stopping यहाँ पर potential. म्यू क्या था? फ्रीक्वेंसी। Frequency. और म्यू नॉट क्या था बच्चों? Threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सब बोलेंगे सब। और वी नोट क्या था? Stopping potential. वेरी गुड, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता था स्टॉपिंग पोटेंशियल, कौन बताएगा फटाफट बताओ? एक स्टॉपिंग ऐसा पोटेंशियल क्या? पोटेंशियल जिसपे फोटो करंट जो है वो जीरो हो जाता है। जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पर नहीं जा पाएगा, है ना। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम फ्रीक्वेंसी एमिट एनी है ना, इलेक्ट्रॉन। टू एमिट इलेक्ट्रॉन या टू स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। एनर्जी किसका फंक्शन होता है? एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और सोचो थोड़ा, काइनेटिक एनर्जी वही तो फंक्शन। फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हमारी उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चों? एनर्जी होगी। काइनेटिक जितनी एनर्जी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। और सर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अगर मैं थ्रेशोल्ड से ऊपर की बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करेगा हमारा? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, है ना। डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। इसी साथ में हमने ग्राफ्स पढ़े थे फिर। अच्छा, ग्राफ्स में हमने क्या पढ़ा था भाई? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और साथ में हमारे पास क्या था? इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। पर इसमें कंडीशन क्या थी? जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। थ्रेशोल्ड से। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं हुई तो कोई भी करंट नहीं होगा। इसी ग्राफ को ये ऐसे भी तुमसे पूछ सकता था कि भाई ये ग्राफ है मेरा, ठीक, ये मेरी इंटेंसिटी है, ये मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो बताओ इस ग्राफ में क्या होगा? कोई वेरिएशन नहीं शो होगी। कोई वेरिएशन नहीं होगी। तो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा, कोई रीडिंग इसमें नहीं आएगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा उस केस में? जीरो। जीरो। क्लियर है सबको? यस और नो? देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट किसी को? चले आगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन इंटेंसिटी पर तभी डिपेंड करेगा जब वो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। अच्छा, ऐसा ही आप एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात तो कर ली। ऐसे हमने दो ग्राफ और पढ़े थे अगर आपको याद हो तो, है ना। दो ग्राफ कौन कौन से थे सर? एक तो सर ऐसे वाला था जिसके अंदर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट
एंड साथ में क्या है, टाइम। पोटेंशियल। अच्छा, मैंने एक्स और वाई दोनों लेनी है तो मैं दोनों को ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, फिर तुम्हें ज्यादा सही लगेगा। मान लो ये पोटेंशियल हो गया अपना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर पॉजिटिव साइड बोलते थे तो उसको बोलते थे एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, नेगेटिव साइड को क्या बोलते थे बच्चे, रिटार्डेड पोटेंशियल। रिटार्डेड पोटेंशियल का मतलब वही जो पोटेंशियल स्टॉप करे, नेगेटिव पोटेंशियल। और वो जब नेगेटिव पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता था उसी को तो क्या बोलते हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब एक भी इलेक्ट्रॉन वहां पर ट्रेवल ना कर पाए। क्लियर है सबको? आओ बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूं कि अब 2-3 लाइट रेज फेंक रहा हूं जिसकी इंटेंसिटी सबकी क्या है, सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट, तो बताओ क्या होगा, क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट अलग होगा या सेम होगा? सेम अगर होगा। सेम, सोच के बताओ, क्या होगा, सेम होगा। सेम। सबको पता है ये बात, यस और नो? Yes or हम करके बताओ, क्लियर है सबको? हाँ। तो सबका जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई। इसका भी यही रह जाएगा, दूसरे वाली का भी यही रह जाएगा। सर मैं स्ट्रेट बना रहा हूं पर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता ही है ग्राफ, बट आपको स्ट्रेट बना दोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, ठीक। सबका लगभग लगभग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा। अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम रहेगा क्या? नो सर। डिफरेंट क्यों? है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है ना। तो जैसे जैसे मैं नेगेटिव की तरफ जाऊंगा तो सबका फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियस ही बात है। अब नेक्स्ट जैसे मैं नेगेटिव की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, नेगेटिव में नेगेटिव में नेगेटिव में, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो धीरे धीरे कम तो होगा, लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग होगा। किसके लिए ज्यादा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा। चेक कर, तुम बताओगे। ये मान लो एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये हमारे पास है दूसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, और ये हमारे पास तीसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल। तीसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा ये हो गया। तो बताओ किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, किसका कम है, बताओ। वी नॉट वी बोल दो इसको, वी नॉट टू बोल दो इसको, वी नॉट। किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है? रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, येलो, या वी नॉट 3 2 1, बताओ। ब्लू। येलो। येलो वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, पक्का लॉक कर दिया जाए? सोच लो, ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, मोर नेगेटिव किसका है, ब्लू। ब्लू वाले का। ब्लू वाले का क्यों? क्योंकि वो ज्यादा दूर तक जाकर जीरो हो रहा है, वो सबसे बाद में वहां पर जीरो हो रहा है जाकर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, वी नॉट 3 का, फिर वी नॉट 2 का, फिर वी नॉट 1 का। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तुम बता सकते हो इस केस में, क्योंकि दिख रहा है ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो किसका ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी भी किसकी ज्यादा होगी, वी नोट म्यू 3 की। 3 वाली, फिर म्यू 2 वाली, फिर म्यू 1 वाली। क्लियर है ना सबको ये बात? अच्छे से देख लो, अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट हो। इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी का फंक्शन होगा, और जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल या जो भी एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होगा। चलो अब ऐसे ही ग्राफ को दूसरे तरीके से देखते हैं। सर दूसरे तरीके से कैसे देखोगे? करंट ऐसे ही वैल्यू देखें, रहता है और पोटेंशियल भी। बिल्कुल। अब इसके अंदर ध्यान से अगर मैं देखूं, अब क्या करेंगे, इंटेंसिटी तो डिफरेंट रखेंगे और फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, सेम। सेम रखेंगे। अब बताओ ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। तो बताओ क्या चीज सेम होगी और क्या चीज डिफरेंट होगी बच्चों, बताओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा एंड इंटेंसिटी स्टॉपिंग डिफरेंट होगी। पोटेंशियल सेम होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम होगा सर। क्यों? क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। तो सारे आकर यहीं मिलेंगे सर, यहीं। ठीक है, ठीक है वो बात। तो अब
फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? अलग अलग। अलग अलग। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा, क्योंकि इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करता है ना फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिए सैचुरेशन आएगी सर कुछ यहाँ, दूसरे वाले के लिए सैचुरेशन कुछ आ जाएगी थोड़ी सी नीचे, और तीसरे वाले के लिए ऊपर भी आ सकती है नीचे भी आ सकती है, वो हमारे ऊपर है। तो ये वाला कलर ले लेते हैं। तो मान लो यहाँ, तो अब तुम खुद बता सकते हो, अगर ये इंटेंसिटी 1 के लिए है, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, तो बताओ किसका इंटेंसिटी ज्यादा है, म्यू 1 की, I1 I2 या I3? I1 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 I2 और I3 क्या ज्यादा होगी? सबको दिख रहा है I1 होगी। क्यों, कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा, वहां की इंटेंसिटी भी ज्यादा। किसकी इंटेंसिटी सबसे ऊपर आ रही है? किसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट सबसे ज्यादा आ रहा है? I1 वाली इंटेंसिटी का, इसलिए I1 ज्यादा है, फिर I2, फिर I3। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो सबका क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। तो येलो वाली आके भी एक ही जगह पर स्टॉप, उसकी वो भी सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा उसका भी, और हमारे पास ब्लू वाले का भी क्या आएगा? सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा, और हमारे पास ग्रीन वाले का भी हमारे पास क्या रहेगा? सेम स्टॉप। क्लियर है सबको? यस और नो? देख लो अच्छे से। तो ये हमारे पास दो ग्राफ हो गए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है। इसके अंदर कुछ एक वैल्यूज थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर के अंदर जब हम एच म्यू की वैल्यू, एच और सी की वैल्यू लिखते हैं, वो होती है 1230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। कहीं कहीं आपको 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर मिलेगा। अब क्वेश्चंस के अंदर हम वो करेंगे, ठीक है? आओ देखते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितने जूल्स? 1.6 10 to power 1.9 minus into 10 raised to power minus 9. मैं बंद ऑन करके आता हूँ, अंधेरा हो गया ना। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। 19 जूल सर 19 जूल, सॉरी। चले आगे क्वेश्चंस की तरफ। Yes sir. क्लियर है सारी बात? ये क्या हो गया? ये देखो, ये लिखा भी हुआ है HC की वैल्यू, ठीक। आओ देखो, 2024 का क्वेश्चन है, इसके अंदर जो ऐड किया है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। वैसे मैं बाद में करवाता इसको, बट तुम्हें आइडिया लग जाएगा इसका। पहले ही पावर का कर दिया। पावर के क्वेश्चंस ना ड्यूअल नेचर में पूछे जाते हैं, क्योंकि पावर एक ऐसा कंसेप्ट है जो ड्यूअल नेचर में इतना पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ध्यान से देखो, ये हमने किया हुआ है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी? 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। दिख रही है सबको? यस सर अब पावर दे रखी है इसकी कितनी बच्चों? 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 वोल्ट। तो तुमसे पूछा गया है हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। तो तुमको क्या बताना है? नंबर ऑफ फोटोन्स per second. पर सेकेंड। कैसे निकालोगे? एक बार इसको समझ लोगे ना अच्छे से, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि पावर का आता ही आता है क्वेश्चन। ध्यान से देख लो अच्छे से, सोचो थोड़ा सा। मेरे को क्या पता है मैं क्या निकाल सकता हूँ, दिमाग लगाओ थोड़ा। Power पावर, is equals to energy upon time. वेरी गुड। Energy होती है h nu और पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब टाइम तो यहाँ पर कितने की बात हो रखी है? 1 सेकंड पर सेकंड की बात हो रही है ना, तो उसको तो इग्नोर कर सकते हो आप। टी की जगह कितना लिख सकते हो? 1 सेकंड। अब क्या करोगे उसके बाद? सर n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए एनर्जी NH nu हो जाएगी। वेरी गुड। ई एक के लिए तो ई है, तो बहुत सारे, अगर वैसे मान लो पावर को कैसे लिख सकता हूँ? ई बाई टी ना। ई को लिख दूं h इंटू न्यू, यही लिखूंगा, अपॉन टाइम। टाइम तो कितना सेकंड है बच्चों बताओ? 1 1 सेकंड। तो n नंबर ऑफ फोटोन, एक फोटोन की इतनी, तो n नंबर ऑफ फोटोन्स को लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको? NC तो P इज इक्वल टू एन एच म्यू। अब सोल्व करना इसको, एक्सप्रेशन सिर्फ, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, एक्सप्रेशन सोल्व करो। तो n निकालोगे तो कैसे निकालोगे? P डिवाइडेड बाय, P upon h nu। कर लोगे ना आप? बताओ हाँ या ना।
ट्राई करना एक बारी, देखना आंसर आता है आपका, करो। देखो पावर की जगह क्या लिखोगे, 6 × 10⁻14 ना, क्या लिखोगे? 2 into 10 raised to power minus 3 watt. 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ पावर तो ये रहा, और डिवाइडेड बाय एच, एच की वैल्यू आप सबको गिवन है, कितनी गिवन है देखो, 6.63 × 10⁻34। क्लियर। अब साथ में न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। क्लियर है सबको? देख लो, तो हमारे पास एक इसका वैल्यू आ जाएगी एन का, तो क्या एन ही नहीं निकालना था क्या हमको, हाँ या ना, बताओ। देख लो मैं आप दिखा भी देता हूँ, ये दिख रहा है सबको, देखो Yes, sir. एन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, पी बाई ई, तो पी तो है ही, ई की जगह हमने क्या लिखा है, एच इंटू म्यू। क्या वही फॉर्मूला नहीं बन गया, बताओ। या इसको ऐसे लिख दो, पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एच म्यू। क्या हमने यही फॉर्मूला यूज नहीं किया बच्चों, देख लो, पावर इज इक्वल टू एन एच म्यू। क्लियर है सबको? अच्छे से देख लो, फिर भी किसी को कोई डाउट आए तो, एन की वैल्यू वही निकाल दी, पावर, पावर की जगह लिखा उस पावर, एच की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। यहाँ पर इतना डरने की जरूरत नहीं है, ये सीधा क्या लिए, ये सीधा इन्होंने पहले ई की वैल्यू निकाल दी, एच इंटू न्यू से, एच की जगह ये लिखा और फ्रीक्वेंसी की जगह ये लिखा, इन दोनों को सोल्व, हमने भी तो यही लिखा है, देखो एच की जगह ये लिखा है 6.63 और म्यू की जगह ये लिखा है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधा 3.6 समथिंग 3.9 समथिंग आ रहा है, ये सीधा लिख दिया। तो ये आ गया नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, क्योंकि टाइम मैंने 1 सेकंड लिखा था इसलिए पर सेकंड के अंदर आया। अच्छे से देख लो बच्चे, पावर के क्वेश्चन आते हैं, किसी को नहीं आया मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कहीं एक पॉइंट समझ नहीं आया तो वो पॉइंट भी पूछ लो कि सर ये कैसे हुआ, अच्छे से देख लो, 1 मिनट है तुम्हारे पास, देखो अच्छे से, कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया, पावर इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ड्यूअल नेचर में। पावर क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं, रिवीजन में हमारा पावर हम पढ़ाते ही नहीं, पावर की वैल्यू, पावर का फॉर्मूला, लेकिन हमने ऐसे क्वेश्चन किया था। फिर भी किसी को डाउट आए तो पूछ लेना, टाइम की वैल्यू यहाँ 1 सेकेंड लेके चलेंगे क्योंकि पर सेकेंड है। जिसको क्लियर है थम्स अप करो, वरना हैंड रेस करो। चलो देखो, कंडक्टिविटी ऑफ फोटोडायोड स्टार्ट चेंजिंग ओनली, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी ऑफ अ फोटोडायोड स्टार्ट चेंजिंग ओनली इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज 660 नैनोमीटर। वो कह रहा है कि फोटोडायोड है एक, ठीक है, ऐसा समझ लो एक डिवाइस है फोटोडायोड, जो करंट पास करती है, करंट कंडक्ट कर रही है, ऐसा समझ लो, ठीक है। उसकी जो वो कंडक्ट तभी कर रहा है, उसकी कंडक्टिविटी चेंज तभी हो रही है जब उसकी वेवलेंथ जो है, जो लाइट हम उसके ऊपर डाल रहे हैं, फोटोडायोड एक डायोड है जो किसकी हेल्प से ऑपरेट हो रहा है सर, लाइट की हेल्प से। तो वो उसकी कंडक्टिविटी, उसका जो अंदर का करंट वगैरह है वो तभी चेंज हो रहा है जब वेवलेंथ किसने से कम है बच्चे, वेवलेंथ लेस देन क्या हो, 660 नैनो। ये मान लो फोटोडायोड है, ये मान लो फोटोडायोड है, इसकी कंडक्टिविटी तभी चेंज हो रही है जब लाइट जो फैल ऊपर से डाल रहा हूं मैं, वो किससे कम हो, उसकी वेवलेंथ किससे कम हो, 660 नैनोमीटर। अगर 660 नैनोमीटर से ज्यादा डाल दे तो कोई कंडक्टिविटी में चेंज नहीं आए। क्लियर है सबको ये बात, क्वेश्चन क्लियर है? अब ध्यान से देखो, द बैंड गैप ऑफ द फोटोडायोड। अब बैंड गैप क्या चीज है, बैंड गैप ऑफ द फोटोडायोड बताना है आपको। बैंड गैप बेसिकली हमारे पास एनर्जी का गैप है, ऐसा समझ लो, एनर्जी का गैप, कितनी एनर्जी उसको मिनिमम चाहिए कि वो कंडक्टिविटी शो करे, कंडक्टिव बिहेवियर शो करे। अब वो एनर्जी कैसे निकालूंगा, बैंड गैप एक किस्म से समझ लो एनर्जी था, सेमीकंडक्टर्स में तुमने पढ़ा भी होगा, बट ये एनर्जी कैसे निकालू, वेवलेंथ की हेल्प से कैसे निकालूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो बैंड गैप का, हाँ एनर्जी का फॉर्मूला लगा के। लेकिन देख लो अगर किसी को बैंड गैप समझ नहीं आ रहा तो आप कुछ, अगर बैंड का पता भी नहीं ना तो भी देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है,
एनर्जी, सिंपल। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे? वेवलेंथ से। कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला होता है? सर एच न्यू एच सी बाय लैम्डा नोट। वेरी गुड। E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? आप सबको पता है, H इंटू म्यू। अब ध्यान से देखना, अगर मिनिमम एनर्जी निकालनी है, एनर्जी किसका फंक्शन होता है? फ्रीक्वेंसी का। तो अगर Frequency, मिनिमम एनर्जी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती? मैक्सिमम, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कौन सी होती है वो? मिनिमम। क्योंकि एनर्जी भी क्या है? मिनिमम। लेकिन आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है उस केस में वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो जब मैं इसी इक्वेशन को लिखूंगा एच सी बाय लैम्डा, क्या लिखूंगा इसी इसमें? मैक्सिमम। किसी को कोई डाउट है ये फॉर्मूला कैसे लिखे मैंने बच्चों? बस तुम्हें समझना है, फॉर्मूला तो वैसे सबको पता ही है, एच म्यू, म्यू को बस क्या लिखना है? सी बाय लैम्डा। बट आपको पता होना चाहिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी मिनिमम की बात कर रहा हूं तो मेरी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन समझो, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी। उसने कहा है कंडक्टिविटी तभी होती है जब वेवलेंथ किससे कम हो? किससे कम हो? 660 सिक्स। नैनोमीटर। यानी 660 वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है? मैक्सिमम। इसीलिए यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम की जगह हम लैम्डा मैक्सिमम की जगह हम क्या पुट कर देंगे? कितने नैनोमीटर? 660 नैनोमीटर। तो एनर्जी निकाल लेंगे, बस वही एनर्जी क्या आ जाएगी? बैंड गैप आ जाएगी। एच की वैल्यू आपको पता ही है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁻8। और लैम्डा की वैल्यू भी आपको पता है कितनी? 660 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹। और इनको अगर मैं सोल्व करना चाहूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा सर? 1.6 into 10⁻⁻⁹ नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1.6। अगर वैसे तो आंसर आएगा जूल में, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। क्या इसको सोल्व कर पाकर हमारा आंसर आ जाएगा क्या? देख लो अच्छे से, फॉर्मूला समझ में आया सब? अच्छे से देख लो, कहाँ लैम्डा मैक्सिमम लेना है, कहाँ फ्रीक्वेंसी मिनिमम लेना है। ये सिंपल सी बातें होती है लेकिन समझ में आना चाहिए। मैं आपको एक सॉल्यूशन में भी दिखा देता हूँ। देखो दिख रहा है? पहले तो ये देखो, डिवाइड कर रहे हैं क्या? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। इसको चेक करते रहो, इतने तुम चेक करते रहो कि तुम्हें सही दिख रहा है ये सब कुछ जो हमने पीछे लिखा था, क्या वही है? क्या वही है सब कुछ? देख लिया सबने? देख लो, कुछ भी अलग है क्या? चले आगे, बोलो। यस सर। सब बोल दो मुंह से, थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट कर दो, थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट कर लो मुंह से बोल के। यस सर। चलो, नहीं करनी ला, मैंने कहा नहीं, एनर्जी, एनर्जी तो बचा के रखेंगे। अच्छा ऐसा है क्या? लवन ने तो भुजिया खा रही होगी आज भी। नहीं सर, खत्म हुई है। कल मैं लेके आऊंगा, रुको तुम। इतना बड़ा पैकेट ले रखा है मैंने। सर चलो, किसका? क्लियर है? भुजिया का। सब मैं होममेड खा रही थी। कोई बात नहीं, हम होममेड नहीं खाएंगे, हम रेडीमेड खाएंगे। चलो भाई, यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा अब मान लो मेरा आंसर देखो क्या आया उस बैंड गैप का, उसको ईजी से लिखते हैं बैंड गैप को, 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लेकिन ये आंसर मेरे को ऑप्शन में तो नहीं मिलेगा क्योंकि ऑप्शन में उसने पहले ही बता रखा है आंसर। क्या आना है आंसर? x/8। तो मैंने कुछ नहीं करना, जो मेरा आंसर आया है और जो क्वेश्चन में गिवन है उसको बस क्या कर देना है बच्चों? डिवाइड इक्वेट और कर देना। मल्टीप्लाई। इक्वेट कर देना, क्योंकि मेरा आंसर ये आया है
बुक वो क्वेश्चन कह रहा है आंसर आना चाहिए x/8, तो वो पूछ रहा है x की वैल्यू क्या। अब बस x की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ, 1.875 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 से, सिंपल। तो कितना आ रहा है, लगभग लगभग 15 इसका आंसर आ रहा है, और यही आंसर आ गया हमारे पास। किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो, क्योंकि 1.8 की क्या लिख सकते हो, 1.8 को 2 लिख सकते हो, तो 8 2 जा क्या होता है 16, तो इसलिए लगभग लगभग 15 इसलिए लिखा क्योंकि ऑप्शन में 16 के पास सिर्फ एक ही मिलता है, वो क्या है 15. है ना। अप्रोक्सीमेशन मेथड मैंने बताया हुआ है ना सबको कैसे कैलकुलेशन करनी है। 1.8 को मैंने क्या लिख दिया 2, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आया 16, सिंपल। चलिए फिर आइए आगे चलते हैं। ये 1 फेब की शिफ्ट में था, इवनिंग में। अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा भी चुका हूं, पर फिर भी देखो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है, अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, 1.5 टाइम्स द 1.5. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं म्यू की वैल्यू लिख रहा हूँ 1.5 ऑफ म्यू नॉट। कोई दिक्कत, ये पढ़ सकते हो ना जो मैंने लिखा है, म्यू इज इक्वल टू 1.5 म्यू नॉट। इसका मतलब समझते हो सब, कि जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, वो उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी का कितना गुना है, 1.5 गुना। कितने गुना है बच्चों, 1.5 गुना, यानी 1.5। समझ में आती है बात सबको। Yes, sir. चलो थोड़ा सा एनर्जी लाओ भाई, ये स्विगी से ऑर्डर कर दे तुम्हारे लिए पिज्जा। ऐसा करना चाहते हो तो बताओ, कर देता हूँ, तो आ जाएगी एनर्जी क्या। अब कई लोग तो बोल रहे हैं संदीप तो क्लास छोड़ के चला गया है शायद, वरना उसकी आवाज सबसे पहले आती, कर दो सर। आयुष ने बोल दिया उसकी जगह, है ना। कर देंगे कर देंगे। कंजूस समझते हो गया तुम मेरे को, मैं कर भी दूंगा। कर दो कर सर। देंगे, देखो आ गए, कर देंगे कर देंगे। अपना अपना मेन्यू बता दो मुझे, क्वीन मैगरीटा खाओगे, हैं चीजी बस्ट खाओगे, कौन से वाला खाओगे। सर आपके बजट के हिसाब से। मेरा बजट तो वो GIF देने वाला है जो व्हाट्सएप पे भेजते हैं एनिमेशन। तो देखो फिर, आज इसको क्या हो रहा है भाई साहब, ये मेरे को किलविश बना रहा है वो अंधेरे का राजा। चलिए आइए देखते हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1.5 टाइम द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। अब फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स पे जब ये लाइट गिरेगी, तो बताओ ध्यान से सुनना, अगर ये फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाए, क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाए, पहले वाले के पहले वाले के हाफ हो जाए नई फ्रीक्वेंसी, और जो इंटेंसिटी हो जाए वो क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो बताओ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब बताओ कैसे हो निकालोगे, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, सोचो थोड़ा सा सोचो। आप देख रहे हो ध्यान से, इंटेंसिटी का क्वेश्चन आया 1 फेब वाले में भी, इंटेंसिटी का क्वेश्चन आया सॉरी नंबर ऑफ फोटोन्स वाले का क्वेश्चन आया था अभी फरवरी वाली शिफ्ट में भी, और जनवरी वाली शिफ्ट में भी। तो क्वेश्चन तो लगभग लगभग सेम पैटर्न के आते हैं शिफ्ट, बस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया। उसमें भी नंबर ऑफ फोटोन्स पूछा था, इसमें भी नंबर ऑफ फोटोन्स पूछा है। तो जिसकी शिफ्ट बाद में है वो पहले शिफ्ट वाले क्वेश्चन पेपर करके जाना। करो, कैसे करोगे सोचो। अगर फ्रीक्वेंसी को मैंने हाफ कर दिया, इंटेंसिटी को डबल कर दिया, तो बताओ कैसे फर्क पड़ेगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। हिंट देते हैं, चलो हिंट देते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाए, अगर फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाए तो क्या रहेगा सीन। अभी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1.5 को क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ ना। तो अभी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 3/2 है। अब जो नई फ्रीक्वेंसी आई म्यू डैश, वो इसका भी क्या हो जाएगी, 1/2. 1/2. तो क्या वो 3/4 हो जाएगी। बोलो यस और नो। यस सर। 3/4। Yes, sir. अब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 3/4,
अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लो 5 है या 10 है, तो बताओ 3/4 ऑफ वो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? इसको क्या बोल सकते हो? 3/4 ऑफ म्यू नॉट। भाई इसको तो 1.5 गुना बोलते हो ना, इसको क्या बोलोगे? अब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड, 0.7 हाँ, तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो नई फ्रीक्वेंसी है, पहली जो फ्रीक्वेंसी थी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए चाहिए। पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का कितने गुना थी? सोचो ध्यान से, कितने गुना थी? 1.5 गुना। 1.5 गुना। तो ज्यादा थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या कम थी वो फ्रीक्वेंसी? ज्यादा ज्यादा थी। इसी बात है, 1.5 गुना सर, 1.5 गुना ज्यादा हो गई ना। तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा ही थी सर, ज्यादा थी। अब वाली फ्रीक्वेंसी बताना, ये जो नई वाली आई है। कम है। कम है कम हो सर, गई। पहले के मुकाबले थ्रेशोल्ड से कम है। अब वो कह रहे हैं इंटेंसिटी को डबल भी कर दो। आपको पता है इंटेंसिटी को तुम चाहे 100 गुना बढ़ा दो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या है? कम। कम, तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकलेगा? इजेक्ट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। 0। तो देख लो करंट भी क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? 0। तो करंट भी क्या है? 0। क्लियर है सबको? यस और नो? किसी को कोई डाउट? बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। ये क्वेश्चन पेन का भी नहीं था, पेन से लिखने की जरूरत भी नहीं थी। क्लियर है सबको? यस और नो? अच्छे से देख लो मैंने आंसर 0 क्यों लिखा है। ये क्वेश्चन हवा में करने वाला था, बट फिर भी किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो। मैं पूछता हूँ, आयुष बताना इसका आंसर 0 क्यों आया बच्चे? सर ईसा क्योंकि वाले, थ्रेशोल्ड सी ज्यादा है। थ्रेशोल्ड से थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी कौन कम है? जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या है? कम है। कम। समझ में आ रहा है? यस। भाई मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 15 यूनिट, तो 15 यूनिट तो चाहिए निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को, लेकिन मैं ऊपर से फेंक ही रहा हूं कितनी, मान लो 4 या 3 यूनिट। तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नहीं सर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम डाल रहे हो। अब इंटेंसिटी, अगर इस क्वेश्चन में बच्चों यही क्वेश्चन होता और बोल देता डबल इंटेंसिटी, डबल की जगह बोल देता इंटेंसिटी कर दी 10,000 टाइम्स, तब क्या होगा आंसर? 0। 0। इंटेंसिटी चाहे तुम कितनी भी बढ़ा दो, जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं है तब तक कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। सर थ्रेशोल्ड तो दी नहीं थी, पर फिर हमें पता कैसे चला कि ये कम है ज्यादा? बच्चे इससे पता चला ना, थ्रेशोल्ड को मैंने मान लिया म्यू नोट। इन्होंने ये बोला ना कि जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 टाइम्स है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नोट है तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 गुना है उससे। तो ऑब्वियस ही बात है, 1.5 गुना है तो फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो क्या होगा? ज्यादा होगी। अगर मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल तुम मान लो 2 यूनिट्स है, तो बताओ मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 को 1.5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? प्रीशु 3 यूनिट्स। यस और नो? 3 यूनिट। तो अब देखो मेरी फ्रीक्वेंसी मैंने मानी थी थ्रेशोल्ड 1.5, लेकिन अब जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आई? 3 यूनिट। तो इंडक्शन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस। होना चाहिए। लेकिन अब वो कह रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी का हाफ कर दिया मैंने, अब इसका भी हाफ कर देंगे, है ना? तो बताओ उस केस में आंसर क्या होगा? तो ऐसे पता चला मुझे, अब इसका भी हाफ कर दूंगा तो 3/2, मतलब 2 × 1.5 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। ठीक है, और तुम ऐसा भी सोच लो कि मैंने फ्रीक्वेंसी का हाफ कर दिया ना सर, तो अगर फ्रीक्वेंसी का हाफ कर दिया, थ्रेशोल्ड से मेरी वैल्यू कम आ गई। जैसे इसी क्वेश्चन में देखा था हमने, भाई पहले तो फ्रीक्वेंसी जो था 3/2 था, 1.5 गुना। अब इसका भी हाफ कर दिया, इसका हाफ कर दिया मतलब μ/2 हो गया, μ/2। तो 3/2 का भी हाफ कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/4 ऑफ। अब 3/4 म्यू नॉट आप खुद देखो, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? 3/4 का फैक्टर छोटा है। छोटा है। जब भी 3/4 किसी को अगर छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई करते हो पॉइंट्स में, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है या बढ़ जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है, इसलिए जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी। आप सबको पता है ना भाई, अगर किसी नंबर को मैं, अगर मान लो ये k डैश है,
तो इसकी वैल्यू बताओ k से बड़ी होगी या छोटी होगी अगर मैं इसको 6/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बताओ क्या होगी, बड़ी होगी या छोटी होगी k डैश k से? बड़ी इसको चेक होगी। करने का बड़ी तरीका क्या है? होगी। चेक करने का तरीका क्या है? k को उधर ले जाओ, k डैश बाय k ले जाओ 6/2। अब बताओ आंसर क्या आ रहा है k डैश का? 3 3 k डैश देखो कितने टाइम्स हो गया, 3k दिख रहा है। अच्छा इसी को उल्टा कर दे, अगर k डैश क्या हो जाए 2/6 हो जाए k के, अब बताओ, अब वही कम करो, होगा के k डैश बाय k क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी 1/3 अब देखो टाइम्स कौन बड़ा है, k बड़ा है या k डैश? के। ये बड़ा है। ये बड़ा है। k डैश को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके k आएगा, इसका मतलब k बड़ा है किससे? k डैश से। K और डैश इस केस में कौन बड़ा है सर? इस केस में कौन बड़ा है? इस केस में k डैश बड़ा है k से। तो ऐसे पता लगता है, ऐसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी का एस्टिमेशन किया है कि पहले केस में, इस वाले केस में तो मेरी फ्रीक्वेंसी बड़ी है किससे? थ्रेशोल्ड से। और ये दूसरे वाले केस में कौन बड़ा है सर? थ्रेशोल्ड बड़ी है किससे? फ्रीक्वेंसी से। क्लियर है? अब तो समझ में आया त्रिशु? यस सर। देख लो, अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, बेसिक मैथ्स है, कोई भी नंबर लेट करके देख लो तब भी समझ में आ जाएगा। और वैसे अगर छोटी सी ट्रिक में पता चलना है तो भाई अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से तो वो जो इक्वल वाली वैल्यू है वो हमेशा छोटी ही आएगी। यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसलिए म्यू की वैल्यू, ये देखो डिनोमिनेटर 4 है न्यूमिनेटर 3 है तो इसलिए म्यू डैश कम आएगा, म्यू नॉट ज्यादा आएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए म्यू हमारे पास हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा, और ये क्या आएगा? छोटा है। क्लियर है अब तो? डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर ये तो सिंपल। चलो फिर भी डाउट है तो अगेन देख लेना और पूछ लेना, बट इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है कि भाई फ्रीक्वेंसी बड़ी नहीं है तो आप इंटेंसिटी जितनी भी बढ़ा दोगे, जितनी भी, कोई भी करंट नहीं होगा। ठीक। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ देता कि भाई मान लो फ्रीक्वेंसी तो मैंने कांस्टेंट रख दी, या ऐसा सोचो कि इंटेंसिटी कांस्टेंट रख दी और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी बच्चों? फ्रीक्वेंसी। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे चेंज आएगा या नहीं आएगा, क्या लगता है? आएगा सर। पक्का? नहीं आएगा। आज के लिए यही क्या बोल रहा हूं मैं, आज के लिए होमवर्क क्या है? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी लेकिन इंटेंसिटी क्या है? कांस्टेंट। सेम। तो मैंने पूछा है मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा, क्या लगता है? तो सेम ही होगा क्योंकि करंट सेम जो होगा। इंटेंसिटी अभी तो वेरी ग्राफ बना के आए हैं ना, याद है ना, 3 फ्रीक्वेंसी ली थी लेकिन इंटेंसिटी सेम थी, तो सबका फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम वाला वो क्या था सबका? क्या था बताओ? सेम था। उसी ग्राफ में सबसे पहले ही हमने देखा है सर, देखो दिख रहा है, इंटेंसिटी सेम थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी? डिफरेंट थी, तो सबका मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सेम। सेम। तो थोड़ा सा ग्राफ से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब वो बच्चों वाली कहानी हो जाएगी कि आपको यही ग्राफ दे देंगे और बोल देंगे कि बताओ इंटेंसिटी ज्यादा, नहीं, इससे ही सोच समझ के करना। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्राफ से एक और क्वेश्चन बनेगा, देखना क्या गिवन है। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है? ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है बच्चे? प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। ये क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन्स। तुमको बताना है ग्राफ का, क्या बताना है? दिख रहा होगा क्वेश्चन, क्या बताना है ग्राफ का? स्लोप। स्लोप। कैसे बताओगे? और ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है ड्यूअल नेचर से आ जाए, ये मोशन से भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, सोच के बताना। tan थीटा। टेन थीटा वो तो ठीक है, लेकिन इन ऑप्शंस में से क्या आएगा? स्लोप। प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट। कैसे? सही बोल रहे हो, सर कैसे? प्लैंक्स लेकिन कांस्टेंट ही आएगा। सर इक्वेशन है जो एनर्जी की इज इक्वल्स टू Very एच, वेरी गुड। उसको कंपेयर कर ऐसे ही लेंगे इक्वेशन मोशन अप्लाई। चैप्टर में भी तुमसे पूछा जा सकता है, जब भी ग्राफ होना तो आपको वैसे भी दिख रहा है ये इक्वेशन किसकी है? स्ट्रेट लाइन की है, दिख रही है ना सबको, वो भी लगा सकते हो। कैसे सर? और आपको इक्वेशन वैसे भी पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो क्या होती है?
बताओ बताओ। E equals equals is to equal h to nu. kinetic energy maximum. फाइव Five प्लस नोट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर किस किस के बीच में बात हो रही है? ई और फ्रीक्वेंसी। ये एनर्जी है और ये हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अब कैसे लिखूं बताओ? ई की जगह क्या लिख दूं? एच म्यू। एच में H nu. अच्छा अब एक तरीका तो ये है, अब ध्यान से देखना, आप सबको पता है ये है भी तो स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस mx plus c. सी। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, y एक्सिस पे कौन है मेरा? काइनेटिक एनर्जी। मैं इसको इसकी फॉर्म में करता हूँ, y की जगह आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m की जगह तो पता नहीं क्या आएगा, x की जगह क्या है? nu. x पे कौन है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की टर्म पहले लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी की टर्म एच म्यू। तो काइनेटिक एनर्जी को यही रहने दिया, फ्रीक्वेंसी की जगह लिखा एच म्यू। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल आ जाएगा? एच म्यू माइनस 5। भाई यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लो, वो किसके इक्वल आ जाएगी? एच म्यू माइनस 5। क्या यही आएगा? देख लो अच्छे से, देखो देखो देखो, नहीं आया? या Yes, कुछ yes, थम्स अप यही कर रहे हो? नहीं कर रहा कोई थम्स अप? चलो हम बताते दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई तो -5 हाँ वही आएगा माइनस का। देखो ये दिख रहा है सबको ये इक्वेशन? तो लेकिन हमने इक्वेशन को ग्राफ में y एक्सिस पे है काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पहले निकालनी है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? खुद बताओ। E is E equals to माइनस m nu. E माइनस 5 फाइव 5. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को वही लिख दो। E को क्या लिख सकते हो? h इंटू म्यू माइनस 5। अब चाहे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो, चाहे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी हो, ठीक है, मतलब प्लस ऑफ माइनस सी ऐसे लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा y, ये तो है ही x, तो x के साथ क्या होता है? m, और साथ में Slope. क्या है? c। तो आप खुद देखो स्लोप किससे रिप्रेजेंट होता है? इस y एम एक्स प्लस सी में स्लोप क्या है? y है, m है, x है या c है? क्या होता है M. स्लोप? m। तो इक्वेशन को कंपेयर बताओ, m की जगह कौन है? H. h। तो इसलिए ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। सिंपल क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जो इस इक्वेशन की बात करते हैं वो स्लोप कौन बता रहा है? प्लैंक्स क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिमाग में रख लो, जब भी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा, किसका? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी का, तो उसका स्लोप हमेशा क्या बताएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होगा, तुम्हें कह देंगे कि इसका स्लोप निकालो। अब निकालने मत बैठ जाना, प्लैंक्स कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू तो याद ही है ना, 6.64 इंटू 10⁻⁻34। ये इक्वेशन सीधा वैल्यू लिख देंगे कि फाइंड आउट द, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी वैल्यूज दे देंगे, वाई एक्सिस की भी वैल्यू दे देंगे, इतने यूनिट्स है, ये इतने यूनिट्स है, ये इतने यूनिट्स है, ये इतने यूनिट्स है, और पूछेंगे इस ग्राफ का स्लोप। तो कई बच्चे तो मैथ्स में पहुंच जाएंगे, स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, वो कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे और आंसर तो आ जाएगा सही बिल्कुल, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। इस यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि भाई एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, तो उसका ग्राफ तो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए मैं कैलकुलेशन थोड़ी करूंगा, वो तो मेरे को पता है कितना होता है बच्चों, 6.64 इंटू 10⁻⁻34। क्लियर है सबको ये बात? तो Yes, sir. सभी ग्राफ के स्लोप, खासकर मोशन चैप्टर में भी और यहाँ पर भी, सभी ग्राफ के स्लोप्स अच्छे से करना। और मैंने आपको समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर तो बताया ही है, इसके भी जाके पढ़ लेना। अब सारे चैप्टर तो हम ये 7 दिन में कवर नहीं कर सकते ना, तो जितने हमारे से हो पाएंगे, स्कोरिंग होंगे, वो हम पहले करेंगे, बाकी सब आपके ऊपर, जितना पढ़ पाओ पढ़ लेना। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें तो बिल्कुल मिस मत करना, जो इजी है वो तो छोड़ना ही नहीं है, बाकी देखी जाएगी। चलो, तो ये देखो वही टेंजेंट थीटा, वही अब इस क्वेश्चन में बोल देता है टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालो, वो भी स्लोप है सर, सेम। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी 2024 का है। इफ टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस इन टाइम टी इज, एनर्जी दे रखी है कितनी? 6.48 इंटू 10⁻⁵ दिख रही है सबको एनर्जी? यस और नो? क्वेश्चन में Yes. यस सर पूछा Yes. क्या है इससे? Yes, भाई sir. पूछा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम। अब
मैंने आप सबको, अब पहले तो ये देखो, ये मोमेंटम किसकी बात हो रही है? अब ये एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस किसकी फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में। लाइट किससे मिलकर बनी थी? फोटॉन्स। तो फोटॉन्स के मोमेंटम की बात हो रही है। अब फोटोन के मोमेंटम के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो आप, P मोमेंटम is को equals मास to h by lambda. दोबारा बोलो। हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एक तो ये, लेकिन यहाँ पर लैम्डा तो नहीं है। लेकिन सब अगर मैं एनर्जी सिंपल, की निकालेंगे इक्वेशन से. हाँ एनर्जी की इक्वेशन से निकाल सकते, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया था मैंने। अगर आप देखो, वैसे मोमेंटम लिखते थे मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर नहीं लिख सकते थे, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? क्वेश्चन आ सकता है वो। 0. जीरो जीरो लेकिन आपने एक फॉर्मूला बताया तो था, याद करो, मैं बता देता हूँ। E इज इक्वल टू पी इंटू सी, ये हमने डेराइव किया था पूरा। क्या? E इज इक्वल टू पी इंटू सी। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ से? E बाय C. सी। याद रखना ये बात, ये P यहाँ पर मोमेंटम है, पावर मत लिख देना, ना प्रेशर है। P क्या है? मोमेंटम। तो एनर्जी क्या है यहाँ पर? एनर्जी तो वैल्यू में गिवन है क्वेश्चन में, कितनी एनर्जी बताओ? 6.48 into 10 to the power 5. 6.4 इंटू 8 इंटू 10⁵ और C की वैल्यू तुम्हें पता नहीं? क्या क्या होती है C की वैल्यू? 3 into 10 to the power 8. 3 इंटू 10⁸ क्या ये कर देंगे? क्या आंसर आ भी गया अगर आप ध्यान से देखोगे तो? बताओ, सीधा ही आ रहा है आंसर, बताओ क्या आ रहा है? A. ए ऑप्शन आ रहा है। तो क्या आ गया? ए ऑप्शन यही है क्या? ए ऑप्शन क्लियर है सबको? तो मोमेंटम जब फोटोन की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख लेना, मास इनटू वेलोसिटी करके, कहीं जीरो मत कराना उसको, और ऑप्शन में जीरो दिख भी जाएगा तुम्हें कई बार। क्लियर है? P इज इक्वल टू E बाई सी, ये हमने पूरा डराइव किया था। चलो फिर क्लियर है? थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है। हाँ ठीक है, ऑप्शन। चलो अगेन 2024 का क्वेश्चन है। ये कहाँ का था? ये भी 30 जनवरी का था, ये भी 30 जनवरी का था। अब देखो क्वेश्चन कैसे है। अब मैंने जो कंसेप्ट बताया था मैक्सिमम वेवलेंथ वाला, वो ध्यान से पढ़ना। वर्क फंक्शन दे रखा है किसी सब्सटेंस का, कितना कितना दे रखा है? 3 electron volt. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन कॉज द एमिशन। सर वर्क फंक्शन तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है, बता सकता है कोई? Threshold wavelength. Threshold. हाँ, क्योंकि Maximum फ्रीक्वेंसी क्या wavelength. होती है? फ्रीक्वेंसी क्या Minimum. होती है? मिनिमम। तो वेवलेंथ क्या होगी? Maximum. Maximum. तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फाई दे रखा है, मेरे को वेवलेंथ निकालनी है, वो भी कौन सी? मैक्सिमम। क्या फॉर्मूला यूज करूं? Phi. फाई को। Phi is HC by equal to lambda. H. वेरी गुड। फाई HC भी by एनर्जी lambda. होती है, लेकिन मिनिमम, उसका फॉर्मूला हो जाएगा H इंटू म्यू नोट। लेकिन ये म्यू नोट क्या होती है सर? मिनिमम, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो अगर वेवलेंथ की फॉर्म में लिखूंगा, म्यू नोट की जगह क्या लिख दूंगा? C बाय by lambda. लैम्डा। कैसी? मिनिमम या मैक्सिमम? Maximum. मैक्सिमम। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो म्यू नोट है ये क्या होती है? मिनिमम। किसी को कोई डाउट? ये कंसेप्ट जो हमने पहले अभी पढ़ा था उसी के ऊपर से क्वेश्चन आया। मैंने बोल रहा है ना कि वो शायद वो भी जनवरी की दूसरी डेट का था, किसी और डेट पे, लेकिन ये 30 जनवरी का है। क्या क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस है क्या कंसेप्ट में? सेम कंसेप्ट का No. क्वेश्चन आया दोनों शिफ्ट में, सेम कंसेप्ट का, बस थोड़ा घुमा के पूछा हुआ। तो जिसका बाद वाला शिफ्ट है वो पहले वाली शिफ्ट को करके जाएगा, ध्यान रखना। चलो फिर कर देंगे इसको तो सोल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है। एच का वैल्यू आप सबको पता ही है, सी की वैल्यू पता है, और एच सी की इकट्ठी वैल्यू तो मैंने बता ही रखा है 1240, दिखा रखे, ये देखो लिख रखा है ना इसने, एच सी की पूरी वैल्यू 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लर्न कर लो, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर की बात हो तो सीधा ही लिख दो 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। H इंटू सी वैल्यू पुट करने मत बैठ जाना वहां पर, H की जगह 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, C 3 इंटू 10 की पावर 4 नहीं, सॉरी 3 इंटू 10 की पावर 8, ये सीधा ही लर्न करो। ठीक, और नीचे तो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ गया हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ 414 नैनोमीटर। क्लियर है? अच्छा पहले तो बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है, फिर मैं बताऊंगा कि ये और कैसे आ सकता है ये क्वेश्चन। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? Yes, sir. अच्छा, अभी इसी क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता है, 4 वेवलेंथ दे देगा तुम्हें ऐसे,
तो बताओ ए बी और ए एंड सी या नन ऑफ द अबव। अब ये मत कहना सर 5 ऑप्शन है ना, फीलिंग समझो। तो बताओ, ऐसे कह देगा भाई कि भाई इन सारी वेवलेंथ में बताओ, अगर ये पूरा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं पूरा, और तुम्हें बताऊं पूरा पैराग्राफ बना के देगा, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें फेंकेगा, इसमें लिख देगा जैसे इसने आइंस्टाइन बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हैं, 4 लाइन में तो आइंस्टाइन की तारीफ करेगा, फिर 2 लाइन में कुछ और बताएगा। तो वो सिर्फ यही चेक करेगा कि तुम पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर पढ़ना, जितना लंबा क्वेश्चन होगा पूरी प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर उतना ही आसान होगा, एक बार पढ़ जरूर लेना। तो अब फिर लास्ट में क्वेश्चन क्या डालेगा, क्वेश्चन ये डालेगा, बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन, इन 5 में से कौन सा ऑप्शन की अगर वेवलेंथ डालूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। व्हाट शुड बी द वेवलेंथ टू हैव द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कौन से केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा या कौन से केस में नहीं होगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ इन चारों में से कौन से में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, या ऐसा बोलूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, करंट निकलेगा। बताओ वेवलेंथ Lambda ए naught. हो। आप सबने देखो क्वेश्चन तो यही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस मैंने लास्ट में एक ऐड चीज करी है, सब कुछ यही इवन है, वर्क फंक्शन ये रहा, सब कुछ ये रहा। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा है, बताओ करंट कौन से केस में निकलेगा, जब वेवलेंथ इसकी ए होगी, बी होगी, सी होगी, डी होगी, क्या होगी बताओ। B या फिर D. ए और सी, ए और सी क्या जब होगी लगता है, तब ए ए और एंड सी। सी जब होगी तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्या ये बोल रहे हो। यस सर, Yes. क्यों, ऐसा क्यों। क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम 414 है इसलिए। अब इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं बोलते, थ्रेशोल्ड मिनिमम के लिए यूज होता है, मैक्सिमम के लिए बोलते हैं कट ऑफ। क्या बोलते हैं, कट ऑफ, कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक, अच्छा अब बताओ क्यों भैया, जो हमने निकाला है वेवलेंथ वो क्या है 414 नैनोमीटर, वो मैक्सिमम वेवलेंथ है। अगर इतनी वेवलेंथ होगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी वेवलेंथ ही होगी तभी करंट होगा, अगर इससे भी ज्यादा वेवलेंथ हो गई तो करंट क्या हो जाएगा, नहीं होगा. जीरो। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी तो करंट शून्य हो जाएगा। तो इससे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी है, 415, 416, तो इस पे तो करंट हो ही नहीं सकता। तो करंट किस पे होगा, 404 वाली पे और 401 वाली पे, इसलिए ऑप्शन होगा ए और सी। क्लियर है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। एक शिफ्ट में वो मान लो ऐसे दे देगा, दूसरी शिफ्ट में ऐसे दे सकते, थोड़ा सा ट्राई लगाएंगे, करेंगे, बातों को समझेंगे। अच्छा, नन ऑफ द अबव क्या दिया, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए एंड सी, वेवलेंथ मिनिमम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ओ वेवलेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी मिनिमम। चले आगे। अभी भी किसी को कट ऑफ वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मतलब समझ नहीं आ रहा तो पूछना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ गया ना, अब देखो अच्छे से देख लो, टाइम है तुम्हारे पास, कुछ भी डाउट है किसी को तो यू कैन आस्क। चलो फिर, अब ये क्वेश्चन मैं बहुत करवा चुका हूं तुम्हें, बट प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे लिए लेके आया हूं, तो देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2, lambda and lambda by 2। मतलब एक फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस पे लाइट फेंकी, पहले उसकी वेवलेंथ कितनी थी बच्चों, लैम्डा, बाद में कितनी थी, Lambda by 2. लैम्डा बाय 2। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, वो सेकंड केस में कितनी है, मान लो इसकी काइनेटिक, इसके अंदर जो, हाँ इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, मान लो काइनेटिक एनर्जी 1, इसके अंदर कितनी है काइनेटिक एनर्जी 2। तो काइनेटिक एनर्जी जो 2 है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ 3 काइनेटिक एनर्जी E1। 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1। तो तुमको क्या बताना है, वो सरफेस का क्या वर्क फंक्शन। Work देख लो, function. क्वेश्चन समझ में आना चाहिए भाई। एक मेरे पास ये रहा सरफेस है, इसके ऊपर पहले मैंने वेवलेंथ डाली लैम्डा, फिर सेकंड केस में वेवलेंथ डाली लैम्डा बाय 2। तो पहले केस में जो एनर्जी आई वो जो सेकंड केस में जो एनर्जी आई काइनेटिक एनर्जी, वो 3 टाइम्स है किसके, पहले केस के। तो बताओ वर्क फंक्शन, इस मेटल का वर्क फंक्शन क्या। अच्छे से सोचो, क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है,
रेगुलर में, फिर प्रीवियस में, फिर दोबारा शिफ्ट में, बट आप देख लो। किसी को कोई भी डाउट है पहले मुझे बताओ क्या करोगे इसके अंदर। जो नए क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए 2024 के ड्यूअल नेचर से, ये पुराने वाले हैं। सर ए आएगा इसका आंसर। ये आएगा कैसे? मुझे मुझे पहले अप्रोच बताओ इसकी। अच्छा यामिनी पहले भी photo होगा। हाँ बोलो। देखो सबसे पहले लैम्डा है, काइनेटिक एनर्जी है, फाई है, तो फॉर्मूला क्या लगना चाहिए आप सबको पता है, E इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन लैम्डा है तो E को क्या लिख दोगे, सी बाय लैम्डा। और इसको फाई तो लिख दोगे, फाई तो है ही, इसको मत चेंज करना क्योंकि फाई तो है ही। काइनेटिक एनर्जी को पहले केस में लिखोगे काइनेटिक एनर्जी 1, सेकंड केस में क्या लिखोगे, यहाँ पर लैम्डा 1, सेकंड केस में क्या लिखोगे, एच सी बाय लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2। बस अब चाहे तो डिवाइड कर दो इक्वेशन को या दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो आपस में। अगर माइनस करोगे ना बच्चे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 5 तो निकालना है तो मैं माइनस क्यों करूंगा, थोड़ा दिमाग लगाऊंगा ना। सोच रहे हो ना बात क्या बोल रहा हूं मैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने कैंसिल नहीं करना ना, तो मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा या दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। डिवाइड कर दोगे तो अच्छा है, डिवाइड करते ही HC से HC तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। देख लो पहले केस में लैम्डा की जगह लैम्डा 1 कितना है बच्चों, लैम्डा ही है, और लैम्डा 2 कितना है देखो, लैम्डा बाय 2। लैम्डा 2 क्या लिख दोगे, लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 2 डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर दो, HC से HC कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 बाय लैम्डा, और इधर क्या आ जाएगा बच्चे, लैम्डा बाय, सॉरी लैम्डा से लैम्डा भी तो कट जाएगा ना, सॉरी सॉरी काट दोगे अब, यस और नो बोलो अच्छे से। Yes. किसी को कोई डाउट है तो मैं बता दूं। ये देखो HC बाय, अगर तुम इक्वेशन 2 को ऊपर रख दो इक्वेशन 1 को नीचे लिख दो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ये है 2HC बाय लैम्डा, और इधर आ जाएगा HC बाय लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा गया, HC से HC गया, तो सिर्फ क्या बचा 2, और 5 लिख दो, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1। तो 2 की जगह 2 लिखोगे, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है किसके, काइनेटिक एनर्जी 1। ऐसे भी कर सकते हो ना। तो आपके ऊपर है बच्चे, आप कैसे करना चाहो चीजों को, वो आपके ऊपर। किसी को कोई भी डाउट है तो अच्छे से देख पूछ सकता है मेरे से अभी भी, फिर भी कुछ भी पूछना हो तो ध्यान से देखना और निकालना। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन, आपका वैल्यू आ जाएगी। तो देखो दिख रहा है सबको, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरे की इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब इन्होंने भी वही तरीका अपनाया, आप ऐसे ना करना चाहो, इन्होंने ऐसा किया। देखो इन्होंने क्या किया मैं ये भी बता देता हूँ, कई बार तुम्हें ये भी पता चल जाए। 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी है, इन्होंने पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चे, E माइनस 5। अच्छा काइनेटिक एनर्जी को ये लिखा, E को लिख दिया हमने HC बाय लैम्डा माइनस 5, तो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी 1 लिख दो। ऐसी काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगी, HC बाय लैम्डा 1 था, HC बाय लैम्डा 2 हो जाएगा -5। 5 तो चेंज होगा नहीं। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी 1 है, काइनेटिक एनर्जी 1 या काइनेटिक एनर्जी जो 2 है वो कितने टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी 1 के, 3 times. 3 टाइम। तो यहाँ पर लिख दो काइनेटिक एनर्जी 2 की वैल्यू ये वाली, HC बाय लैम्डा 2 -5 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे काइनेटिक एनर्जी 1 को, वो कितनी है HC बाय लैम्डा 1 -5। यहां से भी आंसर आ जाएगा। दोनों इक्वेशन आपके अकॉर्डिंग है, मैथ्स है सब, कर लोगे अब देख लो अच्छे से। HC से HC बाय लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करो, लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करो। अब 5 से 5 कट रहा है क्या अब इसकी इक्वेशन में, बताना
कट रहा है? No, sir. हाँ, कहीं काट मत देना, क्योंकि सर यहाँ से 3 को भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना 5 से। तो आपके ऊपर है बच्चे, आपने कैसी चीजें करनी है। इसको और थोड़ा सा सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर देना, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना भाई। अब इससे ज्यादा तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कर दोगे। लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा बाय 2 रखोगे, -5 इज इक्वल टू 3hc बाय लैम्डा -3 5। तो 3hc बाय लैम्डा उधर ले जाओगे, 2hc बाय लैम्डा में से 3hc बाय लैम्डा चला जाएगा, या ऐसे कर दो, इसको उधर ले जाओगे तो आ जाएगा hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा -5 + 3 5, कितना हो जाएगा 2 5। यही हमारे पास आ गया, देखो 2 5 इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो 5 कितना आ जाएगा hc बाय 2 लैम्डा। क्लियर है सबको? hc बाय 2 लैम्डा आया 5, तो ऑप्शन में आ गया ये ए। फिर भी किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क। देख लो अच्छे से, थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम। मैथ्स है यहां तक तो। इक्वेशन हमारा फिजिक्स वाला पार्ट तो वो 2 इक्वेशन लिखते ही खत्म था। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पर भी hc बाई ई की वैल्यू दे रखी है। अब ये मत कहना सर वहां पे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, देखो वहां पर hc की वैल्यू थी कितनी, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर नैनोमीटर तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या है, वोल्ट। Volt. hc बाई ई की वैल्यू लिखी हुई है। क्लियर है? तो डरना मत, बात वही है, बट यूनिट तो पूरी चेंज हो गई है। वोल्ट पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है ना, बट यूनिट्स वैल्यूज में, मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया कि कैसे लिखा हुआ। क्वेश्चन पढ़ो, सेम वैसा ही है। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है अब कितनी, वो कह रहा है वेवलेंथ चेंज करी है 300 से 400, तो लैम्डा 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 300 nanometer. और लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, 400 nanometer. नैनोमीटर। तो तुमको बताना डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, डिक्रीज बता सकता है कोई? चेंज निकाल देंगे इनको। चेंज निकाल देंगे, पहले V1 निकाल देंगे, फिर V2 निकाल देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सर करा हुआ है क्वेश्चन, कैसे निकालोगे सर V1? इक्वेशन बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं सर? फॉर्मूला तो वही है क्या, E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एनर्जी तो चलो सर, क्योंकि लैम्डा की फॉर्म में है तो E को क्या लिखूंगा, hc बाय लैम्डा। फाई की जगह क्या लिखूंगा बच्चे, फाई तो दोनों के लिए सेम है, तो फाई की जगह फाई लिखूंगा, क्योंकि मेटल, क्या मेटल भी चेंज किया क्या मैंने, देखना ये मेटल सेम है, Same है. तो फाई तो मेटल पे डिपेंड करता, तो सेम है। काइनेटिक एनर्जी की जगह वोल्ट की फॉर्म में लिखना, तो क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिखते थे, ईवी E लिखते थे, ईवी ईवी नोट, ईवी नोट 1 लिख दो, और यहाँ पर लैम्डा 1 डाल दो। ऐसी सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी अब, hc बाय लैम्डा 2, फाई की जगह फाई, ईवी नोट 1 की जगह क्या लिख दोगे, ईवी नोट 2, 2. यहां से निकाल दोगे वी नोट 1, यहां से निकाल दोगे वी नोट 2, और दोनों को क्या कर दोगे, Minus. ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? देख लो अच्छे से 5, क्योंकि अब इस Yes. इक्वेशन को ना, अच्छा अब आसान कब होगा, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे या माइनस करोगे, अब माइनस। माइनस, क्योंकि अब तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब तुम्हें वर्क फंक्शन तो निकालना ही नहीं, तुम चाहते हो वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाए, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, 5 से 5 तो कट ही जाएगा। क्लियर है? लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करो, लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाए। किसी को कोई भी डाउट है, देख लो अच्छे से। कैसे लिखोगे सर, मैं लिख देता हूँ, hc बाय लैम्डा 1 माइनस hc बाय लैम्डा 2, 5 से तो 5 चला जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई वी नोट 1 माइनस ई वी नोट 2, ई भी कॉमन आ जाएगा, वी नोट 1 माइनस वी नोट 2 कर देना, hc और hc भी कॉमन आ जाएगा, लैम्डा 1 300 पुट करना, लैम्डा 2 400 पुट करना, आंसर आ गया। चाहे वी नोट 2 माइनस 1 निकाल दो, चाहे वी नोट 1 माइनस वी नोट 2 निकाल दो, आंसर सेम आएगा। तुमने मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। अच्छा बताना किस में आंसर नेगेटिव आएगा, वी नोट 1 माइनस वी नोट 2 में, या वी नोट 2 माइनस वी नोट 1 में? वी नोट 2 माइनस वी नोट। V0 1 minus V0. हाँ, क्योंकि पोटेंशियल इसने बोले डिक्रीज हो रहा है,
डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रही है। अच्छा, अब डिक्रीज हो रहा है यानी फाइनल वैल्यू कम होगी इनिशियल वैल्यू से। तो इनिशियल वैल्यू ज्यादा है तो इनिशियल में से फाइनल माइनस करूंगा तब आंसर पॉजिटिव आएगा, वरना नेगेटिव आएगा। हाँ, इसका आंसर शायद बी ही है ना। 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट है सी। देख लो, दिख रहा है? इक्वेशन वही लिखी हुई है बिल्कुल सेम। दोनों इक्वेशन को भी क्या हुआ है, माइनस या प्लस? बताओ। माइनस। माइनस। दोनों इक्वेशन को माइनस किया है, फाइव से फाइव तो कैंसिल हो गया, वही तुम्हारी इक्वेशन आ गई। लैम्डा 1 की जगह लिख देगा 300, लैम्डा 2 की जगह लिख देगा 400। कुछ भी डाउट हो तो पूछो। क्लियर है तो थम्स अप, आगे चल सकते हैं। हाउ, अब ये पुराने क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम बताओगे। पढ़ो क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन करा भी है, शुरुआत में कर लिया था। नहीं बता पा रहे? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, क्या निकालना है इसमें। वो कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और लैम्डा का ग्राफ गिवन है। अब तुमने क्या बढ़ाया, क्या बढ़ाया, क्या बोल रहे हैं? इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो इंटेंसिटी बढ़ा रही है तो बता रखा है कि बताओ लाइन राइट शिफ्ट होगी, लेफ्ट शिफ्ट होगी, स्ट्रेट लाइन है लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, या ग्राफ चेंज नहीं होगा। तो पहले तो देखो ग्राफ किसके ऊपर है, लैम्डा और स्टॉपिंग पोटेंशियल, और तुम बढ़ा क्या रहे हो? इंटेंसिटी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल या फ्रीक्वेंसी क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड भी करते हैं? नो सर। नो सर, आती है। फ्रंट पे और करना। फ्रीक्वेंसी को ये छेड़ रहा है क्या? इसने फ्रीक्वेंसी छेड़ी है? नो सर। नहीं, फ्रीक्वेंसी वही है। इंटेंसिटी पर तो जितना ही बढ़ा दो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई फर्क नहीं, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ, इसका फंक्शन है फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है सबको? यस और नो? चले आगे। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा? ग्राफ डज नॉट Does not चेंज, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द। ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था। देखो, अब हमने जो किया था वो 2024 में किया है, और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है देखो, 20 में। तो क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है ना, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा सा घुमा फिरा के आया बस। ये ज्यादा सिंपल था, वो थोड़ा सा घुमा रखा था। अब ये क्वेश्चन खुद से कर लोगे ट्राई, मैं फिर भी हिंट दे देता हूँ। क्या पूछा है इसमें बताना? फ्यू डाटा पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, मिनिमम एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के लिए। क्या निकालनी है? मिनिमम एनर्जी। यानी क्या निकालना है? वर्क फंक्शन ना। मिनिमम एनर्जी क्या होती है? वर्क फंक्शन ही तो होता है। कैसे निकालोगे? इक्वेशन लिख दोगे। किस किस के बीच में ग्राफ है बच्चों? stopping potential of frequency. ऐसे ऐसे ग्राफ अभी पढ़ा नहीं था? पढ़ा था सर। कैसे सर? इक्वेशन क्या होती है हमारी? इक्वेशन बताना। E is equal to 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और ये स्ट्रेट लाइन है तो होगी y is equal to mx प्लस c। ऐसा भी हो सकता है, बट तुम्हें अगर ये भी पता है तब भी तुम निकाल सकते हो। तो यहां से E को तो E लिखूंगा, फाई को फाई लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिख सकता हूँ? ईवी नो। चलो शुरू से ही करते हैं। हमें दे रखा है नीचे फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में बदल देते हैं। E को क्या लिख दूं? H इंटू H nu. एच म्यू या एच एफ लिख दूं, क्योंकि नीचे यहाँ पर एफ से लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। फाई को तो फाई लिख ही देते हैं क्योंकि वो तो निकालना ही है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिख सकता हूँ? स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो क्या लिख दूं? ईवी नो। ईवी नो।
क्लियर है सबको? यस और नो? अब क्या यहाँ से फाई नहीं आ सकता मेरे पास? देख लो अच्छे से, h इंटू एफ डिवाइडेड बाई फाई कर दो, या ई कर दो, या पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो? फ्रीक्वेंसी से कर दो। तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे करना चाहते हो। अगर इसी ग्राफ से निकालना है तो ग्राफ से कैसे निकालूंगा? ग्राफ में तो स्लोप बनता है सर, y की जगह क्या आ जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो। स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है, यहाँ से कैसे निकालोगे? अगर मेरे को सिर्फ v नोट निकालना है तो ई वी नोट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, बताना? यहाँ से इस इक्वेशन से, यहाँ से देखो इस इक्वेशन से ई वी नोट को किसके इक्वल रख सकता हूँ? एच न्यू माइनस एच म्यू माइनस फाई फाई। लेकिन मेरे को निकालना सिर्फ क्या है? फाई निकालना है। अब ध्यान से, लेकिन मैं इसको अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो y पे सिर्फ क्या होना चाहिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी सिर्फ v नोट होना चाहिए। और सिर्फ v नोट तब आएगा जब पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगा? ई ई से। तो डिवाइड करोगे तो यहां से देखो v नोट रह जाएगा, इधर आ जाएगा एच एफ बाई ई, और इधर क्या आ जाएगा? फाई बाई ई। क्लियर है सबको? यस और नो? देख लो अच्छे से। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो बताना स्लोप क्या होगा यहाँ का? एच बाई ई। h बाई ई। तो तुमको निकालना क्या है? वैसे फाई बाई ई निकालना है तुम्हें, c की वैल्यू निकालनी है। तो तुम अपने हिसाब से इसको कैसे भी कर सकते हो। तुम्हें तो वैसे फाई निकालना है, तो फाई के लिए तुम्हें ये निकालने की जरूरत भी नहीं है, बट क्योंकि तुम अगर इस ग्राफ से करना चाहते हो तो तुम्हें पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप आते ही तुम्हारे पास आ जाएगी h बाई ई की वैल्यू। बट क्या h बाई ई की वैल्यू तुम्हें निकालने की जरूरत भी है क्या? नो सर। क्योंकि h बाई तो तुम आराम से निकाल भी सकते हो। ये सिर्फ तुम्हें इसलिए दे रखी है क्योंकि तुम्हें कैलकुलेशन बचा दे। तुम्हारी कैलकुलेशन बचेगी कैसे? क्योंकि तुम स्लोप का फॉर्मूला लगा सकते हो। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन एक्स x। तो यहां से स्लोप नहीं निकाल सकते तुम? देखो y में कितना चेंज हो रहा है और x में कितना चेंज हो रहा है, हमें पता लग सकता है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फाइनल Yes, माइनस sir. इनिशियल कर दो तो यहां से निकाल लोगे। वही स्लोप किसके इक्वल होता है? m, और m क्या है यहाँ पर? h बाई ई। तो h बाई ई की जगह सीधा ही वो स्लोप पुट कर देना। फ्रीक्वेंसी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, तो फाई बाई ई निकल जाएगा आराम से। फिर भी कोई डाउट हो तो देख लेना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, दिख रहा है? अलग अलग तरीके हैं सोल्व करने के। यही इक्वेशन हमने यूज करी थी बच्चों, बताओ पहले तो, धीरे धीरे बताता हूँ। देखो अब इनका तरीका भी देख लो। ये इक्वेशन यूज करी थी क्या हमने? एच म्यू इज इक्वल टू 5 प्लस ई वी नोट, करी थी? यस और नो? Yes, देख sir. लो। अच्छा, यस सर अब इसने क्या यूज किया हुआ है? इसने ये यूज किया हुआ है कि आप देखो भाई, हमारे पास एक्स एक्सिस पे सिर्फ ए की वैल्यू गिवन है, क्या? 5.5, और यहाँ पर एक्स के एक्सिस की वैल्यू है 6। अब मैं, ये है हमारा x1 y1, ये क्या है हमारा? x2 और y2। अब ध्यान से देखो, इसने यही कर दी, इसी में वैल्यू पुट कर दी। कैसे? वो कह रहे हैं बी पॉइंट पर, ध्यान से सुनना बच्चों, बी पॉइंट पे तुम्हें x भी पता है और तुम्हें क्या भी पता है बच्चों? y भी Y. पता है क्या? देखना, पता है ना सबको? हाँ सर पता है। Yes, sir. x की वैल्यू क्या है बी पॉइंट पे? 5.5, और y की वैल्यू कितनी है? 0 जीरो। और x है क्या? x है क्या? स्टॉप स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी। और y क्या है? बताओ, सॉरी, x क्या है? फ्रीक्वेंसी। और y क्या था? स्टॉपिंग स्टॉपिंग, पोटेंशियल। है ना? पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो इसी इक्वेशन में देखो, अगर इसी इक्वेशन को मैं कौन से पॉइंट पे यूज करूं? बी पॉइंट पे। तो फ्रीक्वेंसी तो मेरी क्या है? 5.5। तो h को h रहने दो, फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिख दूंगा? 5.5 इज इक्वल टू 5 तो मेरे को निकालना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन, वी नोट। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है इस केस में बी पॉइंट पे? देखो जीरो। 0। तो ये तो खत्म। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल 5.5 इंटू एच। क्लियर है सबको? यस और नो? बोलो, किसी को कोई Yes, डाउट? sir. हाँ, बट याद रखना, यहाँ पर नीचे साथ में फ्रीक्वेंसी के क्या भी लिखा हुआ है? 10⁻14 हर्ट्ज। कोई बच्चा मेरे को इसका मतलब बताएगा?
मतलब इसका 5.5 मतलब क्या है? हाँ, ये 10 रेज टू पावर फ्रीक्वेंसी की जो भी वैल्यू है वो किसका मल्टीपल है? 10 की पावर 14 यानी 10 की पावर 14 का मल्टीपल है। तो अगर यहाँ 5.5 है वैल्यू तो किसका मल्टीपल होगा? 10 की पावर 14। सिंपल। क्लियर है? अच्छा, इसको मैं ए पॉइंट पे भी यूज कर सकता था। हाँ, ए पॉइंट पर क्या वैल्यू पुट करता मैं, बताना, अगर इसी इक्वेशन को ए पॉइंट पे लगाता तो? 5 and 0. 5 और 0 हाँ, एक्स की जगह क्या लिखता? 5 5 5। और वाई की जगह क्या लिखता? B. 0 अब लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मैं x की जगह 5 लिखता हूं, x है मेरे पास फ्रीक्वेंसी, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी की तो वैल्यू आ गई कितनी? 5। यही है ना? देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट? और ऐसे ही 5 की जगह भी लिख सकता हूं क्या मैं? कितना लिखूंगा 5 की जगह, बताओ कितना लिखूंगा? 5 तो निकालना है। और v नोट की जगह फिर से कितना आ जाएगा? 0। 0 अब भी तो 5 आ सकता है, आ सकता है क्या? हाँ, लगभग लगभग वही आएगा। लेकिन आप देखो क्या एग्जैक्ट सेम आ रहा है? एक में तो 5.5 है, दूसरे केस में 5 है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है मेरे को? लगभग लगभग तो सेम आएगा आंसर, बट एग्जैक्टली नहीं आएगा। क्यों? हिंट देता हूँ। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वेरी गुड, वो तो है ही। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से और क्या होगा? स्टॉपिंग और पोटेंशियल में चेंज आएगा। चेंज आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पर ए वैल्यू जो दे रखी है वहां पर फ्रीक्वेंसी, अगर आप ध्यान से देखोगे ए पॉइंट पर ध्यान से अगर आप देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ए पॉइंट और 5 में थोड़ा सा गैप है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो 5 वाला थोड़ा सा आगे है और ए वाला थोड़ा सा पीछे है। तो जो फ्रीक्वेंसी है, आप सबको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किसका फंक्शन होता है? फ्रीक्वेंसी का। अगर Frequency. स्टॉपिंग पोटेंशियल 5.5 पे 0 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या 5 पे भी 0 होगा? आप खुद बताओ। नहीं सर, नो No, सर। sir. क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 5 पर 0 है तो 5.5 पर अगर 0 है तो 5 अगर फ्रीक्वेंसी कम कर रहा हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 से भी क्या होगा उस केस में? कम. होगा। कम हो जाएगा। क्लियर है? तो तुम हमेशा वो वाला कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करना जहां पर तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, तुम्हें साफ साफ दिख रहा हो। वो मेरे को दिख रहा है पॉइंट बी पर, एग्जैक्टली मेरे को कोऑर्डिनेट्स क्लियर है। ए पॉइंट पे मेरे को कोऑर्डिनेट्स क्लियर नहीं है। अगर मैं 5 ले लूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, 100% आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने नियर आंसर देखने हैं। तो बहुत ज्यादा गैप तो है नहीं आंसर में, तो नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन सही आएगा। लेकिन मैं एक्यूरेसी की अगर बात करूं तो वो पॉइंट ए से आएगी या बी से आएगी, बताओ? B. क्योंकि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट तुम्हें उसके पता है। अच्छा, सी भी यूज कर सकता हूँ क्या पॉइंट? यस सर, पर उसमें V कर निकालना सकते हो, पड़ेगा। लेकिन सी के लिए क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है तुम्हें? नहीं, वैल्यू गिवन हो तभी कर सकते हैं. वहां पे वाई कोऑर्डिनेट को क्या पुट करना पड़ेगा? वी पुट V. करना पड़ेगा। और वी तो अननोन है, तो वहां से आंसर आ ही नहीं सकता। इसीलिए मेरा मोस्ट सुटेबल पॉइंट कौन सा है? पॉइंट बी। इसीलिए मैंने बी पॉइंट को यूज किया। क्लियर है सबको? चले आगे। यस हाँ, सर। अगर मेरे को बी पॉइंट गिवन ही ना होता तो मैं ए पॉइंट से करता। बी पॉइंट तो करने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो सी, तो ए के हिसाब से मैं आंसर लगाता। चलो, तो यहां तक है बच्चे हमारे पास। अब ये 2023 का है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, आप देख लो, आप खुद ही देखना कैसे। अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, डी ब्रोय वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, उसकी काइनेटिक एनर्जी ई है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ई। और वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। वो कह रहा है अगर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए E/4. तो क्या वेवलेंथ नहीं बता पाओगे क्या? बताओ। पता है सर, कैसे पता है बताओ? वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन होता है डी ब्रो की वेवलेंथ में? हाँ यस होता है। सर। Lambda is क्या equal to होता है? h/√m to mk. हाँ, एच बाई पी। पी को क्या लिख सकता हूँ? मोमेंटम को अंडर रूट। अंडर रूट m का 2m kinetic energy. बस, पहले के लिए ये लिख दो लैम्डा 1 और के 1। सेकेंड के लिए क्या लिख दोगे? लैम्डा 2 और के 2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या निकल जाएगा ये क्वेश्चन?
बताओ। Yes, sir. सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितने नए क्वेश्चन थे वो सारे हमने कर लिए हैं। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला हुआ है, बट अब डीपीपी है। और देखो सेम, अच्छा इस सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, ये देखो ये 2023 में पूछा है अप्रैल शिफ्ट में, ये भी 2023, ये 15 अप्रैल को है, ये 11 अप्रैल को। देखो क्वेश्चन में फर्क, इसमें भी वही पूछा है, इसमें पूछ लिया बस रेशियो ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। तो अब फॉर्मूला तो क्या ही लिखेगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन। रूट अब क्या फर्क आएगा, जैसे इस केस में तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट थी, इस केस में क्या डिफरेंट होगा, पास मास। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो वही फॉर्मूला तो वही लिखेंगे। पी को क्या लिख दोगे, अंडर रूट 2m. तो के तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, लैम्डा 1। अब के 1 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, m1, क्योंकि के तो दोनों के लिए क्या है, सेम है ना। सेम है। सेम। यहाँ पर 2m2 के लिख दोगे। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, बस फिर से डिवाइड करना है, बस आंसर आ जाएगा। उस केस में भी पिछले वाले ने भी यही किया है, बस वहां काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट थी और मास सेम था। मैं लिख देता हूं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो डिफरेंट थी और मास क्या था, सेम था, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ही थे। यहां पर काइनेटिक एनर्जी सेम है लेकिन मास क्या है, डिफरेंट। बात ही खत्म। और मास भी तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, प्रोटॉन का मास पता होगा, इलेक्ट्रॉन का भी पता होगा, लेकिन यहाँ पर रिलेशन ही दे रखा है सीधा। एमपी को क्या लिख देना तुम, एमई इंटू 1849, ये क्वेश्चन में गिवन, तो कैलकुलेशन और भी आसान हो गई। डन है, क्लियर है सबको, यस सर। अच्छे से देख। कुछ भी डाउट हो किसी को तो मेरे से पूछ सकते हो, आंसर यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर मतलब अब इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम, जो एक दो रह जाएंगे वो भी आपको डीपीपी में मिल भी जाएंगे। क्लियर, किसी को कुछ भी पूछना है बच्चे तो यू कैन आस्क, कोई भी डाउट किसी को। ड्यूअल नेचर भी हमारा खत्म हो चुका है, ईएम वेव्स भी खत्म हो चुका है। मैं सोच रहा था कि पूरी मॉडर्न फिजिक्स एक साथ करा दूं, बट क्योंकि अभी टाइम हो गया पेपर को बीतते हुए ना, तो थोड़ा सा रिवीजन तुम्हारा कम होगा, इसी वजह से अलग अलग करा रहे थे। बट कोशिश करेंगे कल दोनों चैप्टर पढ़ा दें हम नेक्स्ट, क्योंकि टाइम इतना है नहीं। ठीक है, ओके बच्चे, इसकी डीपीपी का लिंक आपके पास आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं कल आज रात तक भेज दूंगा, देखा हूं मैं कोई भेजता है तो। हाँ बच्चे, हो गया खत्म, बिल्कुल। ओके बच्चों, गुड नाइट, बाय सर। मिलते हैं, बाय बाय। डीपीपी सोल्व कर लेना और Bye, एनसीईआरटी sir. जैसे मैंने Bye, sir. Good night.